इलीट जनरल नॉलेज के एक और जानकारीपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। हाँ, मतलब सरकारी उद्यम या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां, जिन्हें हम आम तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां या पीएसयू कहते हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। तो पीएसयू, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में खास तस्वीर बनती है। थोड़ी धीमी, थोड़ी पुरानी, लेकिन भरोसेमंद। बीएसएनएल के लैंडलाइन से लेकर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप तक और एलआईसी की पॉलिसी तक, इन कंपनियों ने हमारी जिंदगी के हर पहलू को छुआ है। पंडित नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उस दौर की सोच को दिखाता है जब एक नए नवेले आजाद देश को अपने पैरों पर खड़ा होना था। बिल्कुल। तब ये कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बना रही थीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रही थीं। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी सफर के बारे में है। हाँ, हम आंकड़ों, रिपोर्ट्स और लेखों में गोता लगाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन मंदिरों से लेकर आज के दौर तक, जहां विलय और निजीकरण आम हो गए हैं, पीएसयू की कहानी ने क्या-क्या मोड़ लिए हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि कोई कंपनी सरकारी है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि उसके नाम में इंडिया या भारत लगा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तकनीकी तौर पर कोई भी कंपनी पीएसयू तब कहलाती है जब उसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों की मिलाकर कम से कम 51% हिस्सेदारी हो। 51%, यही जादुई आंकड़ा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मालिकाना हक और बड़े फैसले लेने का अधिकार सरकार के पास है। लेकिन जो चीज इन्हें निजी कंपनियों से अलग बनाती है वो है इनका दोहरा मकसद। दोहरा मकसद? एल, एनटीपीसी जैसे बड़े नामों के बारे में तो सुनते हैं, पर पूरी तस्वीर कितनी विशाल है। तस्वीर बहुत बड़ी है। अगर मार्च 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो केंद्र सरकार के तहत ही लगभग 448 कंपनियां हैं। 448? हाँ, हालांकि इनमें से असल में काम करने वाली मतलब एक्टिव कंपनियां 272 के करीब हैं। बाकी या तो बंद हो रही हैं या अभी शुरू नहीं हुई हैं। और इनके आकार का अंदाजा कैसे लगाएं? ऐसे सोचिए कि इन सभी कंपनियों का कुल सालाना राजस्व 36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 36 लाख करोड़? और ये 23 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे नौकरी देती हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के हाथी हैं, विशाल, शक्तिशाली और कभी-कभी थोड़े सुस्त। हाँ, कह सकते हैं। तो इन हाथियों का सफर शुरू कहां से हुआ? क्या ये आजादी के बाद की कहानी है? दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें आजादी से भी पहले की हैं। अच्छा। हाँ, भारत की जो पहली पीएसयू थी, जिसे हम आज HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। HAL, राइट। उसकी स्थापना 1940 में एक उद्योगपति वालचंद हीराचंद्र ने की थी। 1940 में, मतलब आजादी से पहले? बिल्कुल। उस वक्त दूसरा विश्व युद्ध का माहौल था और ब्रिटिश सरकार को हवाई जहाजों की जरूरत थी। तो 1941 में सरकार इसमें हिस्सेदार बनी और 1942 तक इसका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तो तकनीकी रूप से पीएसयू का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के जमाने में ही शुरू हो गया था। सही कहा। लेकिन असली विस्तार तो 1947 के बाद ही हुआ, जब भारत को खुद अपना भविष्य बनाना था। उस वक्त की चुनौतियां भी तो अलग थीं। बिल्कुल। 1947 में भारत के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। भयानक गरीबी, आय में जबरदस्त असमानता और उद्योग के नाम पर कुछ भी नहीं। और निजी क्षेत्र के पास शायद इतना पैसा भी नहीं था। पैसा भी नहीं था और न ही वो उन क्षेत्रों में निवेश करने का जोखिम उठाना चाहते थे जिनमें फायदा बहुत बाद में मिलता, जैसे स्टील प्लांट लगाना या भारी मशीनें बनाना। तब सरकार को खुद मैदान में उतरना पड़ा। और यहीं पर 1956 की मशहूर औद्योगिक नीति आती है ना? सही पकड़ा। 1956 की औद्योगिक नीति एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने एक तरह से पीएसयू युग की आधिकारिक शुरुआत की। बिल्कुल। उसने साफ तौर पर 17 प्रमुख उद्योगों को सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया। कौन कौन से उद्योग थे? इसमें हथियार, परमाणु ऊर्जा, लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल थे। सोच ये थी कि अर्थव्यवस्था की कमांडिंग हाइट्स, मतलब सबसे जरूरी हिस्से, सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। और फिर तो एक के बाद एक कंपनियां बनती गईं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 33 पीएसयू बने और फिर इंदिरा गांधी के दौर में 66 और
कोल इंडिया, सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी जैसी आज की कई महारत्न कंपनियां उसी दौर की देन हैं। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी तो इसी दौर का एक बहुत बड़ा फैसला था। हाँ, 1969 और 1980 में 20 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो एक बहुत बड़ा कदम था। उसके पीछे क्या सोच थी? मकसद था बैंकिंग को कुछ बड़े शहरों और अमीर लोगों की पहुंच से निकालकर गांव-गांव तक पहुंचाना और खेती किसानी जैसे जरूरी क्षेत्रों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना। तो 1990 तक भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार चला रही थी। हाँ, एक तरह से पूरी तरह से। लेकिन फिर 1991 आया और कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। आर्थिक संकट? 1991 का आर्थिक संकट एक वेकअप कॉल था। भारत दिवालिया होने की कगार पर था। तब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलना पड़ा, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। और यहीं से पीएसयू के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। बिल्कुल। सरकार ने पहली बार विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की नीति अपनाई। जिसका सीधा मतलब था सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचना। हाँ, और ये सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सरकार ने सिर्फ हिस्सेदारी ही नहीं बेची, बल्कि एक और दिलचस्प काम किया। अपनी ही कंपनियों के बीच एक तरह की प्रतियोगिता शुरू कर दी। ये सोच थी कि अगर हम अपनी सबसे अच्छी कंपनियों को पहचानें, उन्हें सम्मान दें और ज्यादा आजादी दें, तो शायद वे दुनिया की बेहतरीन कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगी। और यहीं से वो रत्न सिस्टम की कहानी शुरू होती। बिल्कुल। 1997 में नवरत्न यानी 9 रत्नों की श्रेणी बनाई गई। इन चुनी हुई कंपनियों को ज्यादा वित्तीय और परिचालन की आजादी दी गई, ताकि उन्हें हर छोटे-मोटे फैसले के लिए दिल्ली के मंत्रालयों के चक्कर न काटने पड़े। सही कहा। और जब ये प्रयोग सफल रहा तो 2010 में एक और ऊंची श्रेणी बनाई गई, महारत्न। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एलीट जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहन जानकारी लाते रहें। तो हम बात कर रहे थे रत्न सिस्टम की। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये नाम सुनने में तो बड़े शाही लगते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ नाम है या इस दर्जे से कंपनी को कोई खास ताकत भी मिलती है? ये सिर्फ नाम नहीं है, ये ताकत और स्वायत्ता का प्रतीक है। महारत्न का दर्जा पाना किसी भी पीएसयू के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। अच्छा, शर्तें बहुत कड़ी होंगी। बहुत ज्यादा। जैसे कंपनी को पहले से नवरत्न होना चाहिए, शेयर बाजार में लिस्टेड होना चाहिए और पिछले 3 सालों का प्रदर्शन बेमिसाल होना चाहिए। आंकड़ों में बताएं तो सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा और टैक्स के बाद मुनाफा 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। बाप रे! और ये दर्जा मिलने के बाद फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा है फैसले लेने की आजादी। एक महारत्न कंपनी सरकार से पूछे बिना 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का फैसला खुद कर सकती है। 5,000 करोड़? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि ये उन्हें निजी कंपनियों की तरह तेजी से काम करने की ताकत देता है। आज भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं। जैसे आईओसी, ओएनजीसी, सेल। हाँ, ये सब पुरानी दिग्गज कंपनियां हैं और सबसे नया नाम जुड़ा है HAL का, जिसे अक्टूबर 2024 में ये दर्जा मिला। और नवरत्न और मिनी रत्न का क्या? नवरत्न की संख्या आज 26 है और उन्हें 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्तता है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IRCTC इसके अच्छे उदाहरण हैं। ओके। और उनके नीचे 62 मिनी रत्न कंपनियां हैं, जिन्हें भी प्रदर्शन के आधार पर कुछ हद तक आजादी मिली हुई है। तो ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है, जहां सबसे ऊपर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियां हैं। बिल्कुल, जिन्हें सबसे ज्यादा आजादी मिलती है। तो 1991 के बाद से अब तक का सफर एक सीधी रेखा में नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ सरकार अपनी कुछ कंपनियों को रत्न बनाकर और मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ विनिवेश और निजीकरण भी चल रहा है। हाँ, और इस बदली हुई सोच को 2021 की नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति ने एक आधिकारिक रूप दे दिया है। अच्छा, ये नई नीति क्या कहती है? क्या सरकार सभी क्षेत्रों से बाहर निकल रही है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इस नीति ने पूरे पीएसयू यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है, रणनीतिक और गैर रणनीतिक। स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। हाँ, सरकार अब केवल 4 रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए रखेगी और वो भी न्यूनतम। और ये 4 क्षेत्र कौन से हैं? 1. परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा। 2. परिवहन और दूरसंचार। 3. बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और दूसरे खनिज। और 4. बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। मतलब संदेश साफ है, सरकार का काम अब
होटल चलाना, घड़ियां बनाना या एयरलाइन चलाना नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो ऊर्जा, रक्षा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। और जो कंपनियां इन 4 क्षेत्रों में नहीं आती, उनका क्या होगा? नीति के अनुसार उन्हें या तो निजी हाथों में बेच दिया जाएगा या किसी दूसरी सरकारी कंपनी में मिला दिया जाएगा, या अगर वे लगातार घाटे में हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। और रणनीतिक क्षेत्रों में भी? यहाँ तक कि रणनीतिक क्षेत्रों में भी सरकार अधिकतम 3 से 4 कंपनियां ही रखेगी। बाकी का या तो विलय होगा या निजीकरण। विलय का सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला। एक वक्त था जब 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे और आज सिर्फ 12 रह गए हैं। बिल्कुल। 2017 में SBI का उसके 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के साथ विलय एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, जिससे वो दुनिया के टॉप 50 बैंकों में शामिल हो गया। इसके पीछे सोच ये थी कि कई छोटे छोटे बैंकों की जगह कुछ बड़े और मजबूत बैंक बनाए जाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सकें और बड़े लोन दे सकें और जिनकी लागत भी कम हो। लेकिन इस विलय को लेकर कुछ चिंताएं भी तो थीं, जैसे हजारों शाखाएं बंद हो गईं, कर्मचारियों को एडजस्ट करने में दिक्कतें आईं। हाँ, कोई भी इतना बड़ा बदलाव बिना चुनौतियों के नहीं आता, लेकिन सरकार का तर्क ये था कि लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े और मजबूत बैंक्स ज्यादा फायदेमंद हैं। और अब बात करते हैं उस कहानी की जो इस नई सोच का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई, एयर इंडिया का निजीकरण। एयर इंडिया एक जमाने में महाराजा के नाम से दुनिया भर में भारत की शान हुआ करता था, लेकिन आखिरी कुछ दशकों में ये एक सफेद हाथी बन गया था। ये एक क्लासिक केस स्टडी है। 2007 में इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद इसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। कितना घाटा हो गया था? 2020 तक कंपनी पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज और घाटा जमा हो चुका था। 70,000 करोड़? सोचिए, कंपनी को हर रोज 20 करोड़ रुपए का नकद घाटा हो रहा था। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें लगाए, लेकिन ये संभल नहीं पाई। एयर इंडिया का मामला सिर्फ एक कंपनी को बेचने का नहीं था, ये एक वैचारिक बदलाव का प्रतीक था। बिल्कुल। सरकार ने माना कि राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक होने के बावजूद करदाताओं के पैसे को एक ऐसे व्यवसाय में लगातार झोंकते रहना सही नहीं है। ये सरकार का काम शासन करना है, व्यवसाय करना नहीं, वाली सोच की एक बड़ी जीत थी। और अंत में क्या हुआ? अंत में जनवरी 2022 में इसे टाटा समूह को वापस बेच दिया गया, जिसने इसे 69 साल पहले शुरू किया था। कहानी एक तरह से पूरी हो गई। हाँ, लेकिन एयर इंडिया अकेली नहीं है। ऐसी कई और कंपनियां हैं जो भारी घाटे में है। जैसे HMT घड़ियां। मुझे याद है एक जमाने में किसी को तोहफे में HMT की घड़ी देना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। हाँ, वो सिर्फ समय नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये ब्रांड बाजार से लगभग गायब ही हो गया? HMT की कहानी क्लासिक है। वो टेक्नोलॉजी में बदलाव को समय पर नहीं अपना पाई। जब बाजार क्वार्ट्ज घड़ियों से भर गया, तब भी HMT अपनी पुरानी मैकेनिकल तकनीक पर ही अटकी रही। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि टाइटन जैसी निजी कंपनियां बाजार पर छा गईं और HMT पीछे रह गई। और यही हाल BSNL और MTNL का भी है। हाँ, जो टेलीकॉम क्रांति में निजी कंपनियों से पिछड़ गए। BSNL और MTNL तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ क्या समस्या है? वो तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। उनकी समस्या कई परतों में है। एक तरफ निजी कंपनियां 4G और फिर 5G में तेजी से निवेश कर रही थीं, वहीं BSNL नौकरशाही की वजह से समय पर फैसले नहीं ले पाया। और घाटा? 2018 तक BSNL पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा था। सोचिए, 90,000 करोड़ का घाटा। इस रकम से देश में कई एम्स या IITs बन सकते थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक घाटे वाली टेलीकॉम कंपनी को चलाना राष्ट्रीय हित में है, या उस पैसे को स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना ज्यादा बेहतर होता? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन निजीकरण को लेकर एक डर हमेशा रहता है कि इससे नौकरियां जाती हैं और जरूरी सेवाएं महंगी हो जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ घाटा कम करना नहीं, बल्कि उन कंपनियों को ज्यादा कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना है। BSNL, MTNL के विलय की भी तो बात चल रही है। हाँ, ताकि उनकी ताकत को एक साथ लाया जा सके। लेकिन ये सच है कि इस पूरी प्रक्रिया में रोजगार एक संवेदनशील मुद्दा है। तो भविष्य का रास्ता क्या दिखता है? कम लेकिन मजबूत PSU। जो कंपनियां बचेंगी उन्हें ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, उन्हें बाजार के हिसाब से चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद की जाएगी। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो PSUs की कहानी आजादी के समय की आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण की सोच से शुरू होकर अब दक्षता
और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सही कहा। आज का नजरिया ज्यादा व्यवहारिक है। सरकार का मानना है कि जहां बाजार अच्छे से काम कर सकता है, वहां निजी क्षेत्र को काम करने देना चाहिए। और सरकार को अपना ध्यान और संसाधन केवल उन रणनीतिक क्षेत्रों पर केंद्रित करने चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए सच में महत्वपूर्ण है। अब ध्यान सिर्फ रोजगार पैदा करने से ज्यादा प्रदर्शन, मुनाफे और शेयर धारकों को वैल्यू देने पर है। हमारी चर्चा के अंत में हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और एलीट जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसयू सिर्फ कंपनियां नहीं है, ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। इन्होंने देश के औद्योगिक विकास की नींव रखी। दूसरी बात यह है कि इनका सफर एक सीधी सड़क नहीं रहा। ये विस्तार से शुरू होकर अब एकीकरण और रणनीतिक विनिवेश की ओर बढ़ रहा है। तीसरी, रत्न वर्गीकरण प्रणाली, जो सरकारी कंपनियों में प्रदर्शन को पुरस्कृत करने की कोशिश करती है। और चौथी और शायद सबसे अहम बात कि एयर इंडिया का निजीकरण सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये एक नई आर्थिक सोच का प्रतीक है, जो दिखाता है कि सरकार अब घाटे में चल रही इकाइयों को सहारा देने के बजाय बाजार आधारित समाधानों की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, सरकारी स्वामित्व वाले रणनीतिक उद्यमों और एक गतिशील निजी क्षेत्र के बीच आदर्श संतुलन क्या होना चाहिए? पीएसयू की कहानी खत्म नहीं हुई है। ये अपने सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे मुश्किल अध्याय में प्रवेश कर रही है। ये नया अध्याय कैसा दिखेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।